जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर एक नया विषय लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, ये विषय हम सभी को और हमारे सभी के जीवन में अत्यंत उपयोगी है। हम सभी ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से जेम्स या स्टोन पहनकर अपने जीवन को, जो भी हमारे जीवन में विसंगतता है और जो उससे संलग्न ग्रह हैं, जो उसे ठीक कर सकते हैं या जिससे हमें या हमें जिससे कुछ लेना देना है, ये सब चीज़ें हम इन सब को ग्रहण करके उनकी वृद्धि और कमी कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैं बात करूँ ग्रहों की, तो जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमें ग्रहों के बारे में समझाता है और हमारी जो जन्म चक्र है उसके हिसाब से रेमेडीज़ बताता है। इसी तरह से न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारी जो नाम में है अक्षर्स हैं, उनकी गणना करके और कोई एक समझदारी पूर्वक कोई एक अंक बताता है, जो अंक हमारे जीवन में लाभप्रद होता है या ऐसा अंक बताता है जो हमारे जीवन में कष्टकारी होता है। तो जो लाभप्रद अंक है उससे हमें लाभ प्राप्त करना है और जो हमें नुकसान देने वाला है उससे बच के रहना है। तो इसी प्रकार से जेम्स और स्टोन होते हैं, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा न करें, रुद्राक्ष धारण करें न करें, कौन सा मुख्य रुद्राक्ष धारण करें, कब करें, ये सारी चीज़ें ये सब चीज़ों में आती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्योंकि वास्तुशास्त्र का मतलब होता है, वास्तु मतलब सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे शरीर को आवश्यक हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। उसमें धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये पांचों तत्वों की प्रधानता हमारे शरीर में होती है और उसके अनुरूप जो 12 लग्न हैं या 12 राशियां हैं, वो हमारे शरीर पे प्रतिनिधित्व करती हैं। और वो हमारा जो लग्न है उसकी नैसर्गिक प्राकृतिक किस रूप में है, प्रकृति क्या है। जैसे वैद्य नाड़ी देख के हमारे रोगों को पता कर देता है, इसी तरह ज्योतिषज्ञ हमारे लग्न या राशि को देखकर हमारे बारे में सारे प्रिडिक्शन कर देता है। तो दोस्तों, तो किस लग्न में किस तत्व की प्राधान्यता है और किस चीज़ की कमी है, ये सारे कैलकुलेशन करने के पश्चात हमें पता चलता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी या किस चीज़ की अधिकता है। जिस चीज़ की अधिकता है उसे हमें लाभ लेना है और जिस चीज़ की कमी है उसे प्राप्त करना है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में जो ये 5 तत्व मैंने बताए, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये इसी प्रारूप में हमारे जीवन में जुड़े होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ज्योतिष में जो कुंडली का जो केंद्र भाव होता है वो हमारे घर से कहीं ना कहीं संलग्न रहता है। क्योंकि केंद्र में हमारे ज़्यादातर केंद्र की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, हमारे जीवन चक्र को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि केंद्र स्थान में हम स्वयं, हमारा परिवार, सुख स्थान, पत्नी और कैरियर, ये सभी चीज़ें होती हैं। सुख स्थान जो घर का स्थान है, जहाँ से हमें सुख मिलना है। आप कितना भी पैसे कमा लें, आप में कितनी भी शक्ति हो, आपका परिवार कितना भी बड़ा हो, आप कहीं भी नौकरी कर लें, लेकिन जब तक आंतरिक खुशी नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। तो आंतरिक सुख के लिए घर का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, जो मैं आगे एक के बाद एक अंक लेके आऊँगा वास्तुशास्त्र के। इसमें मैं ज़्यादा डीप में आपको बताऊँगा, लेकिन जो प्रासंगिक जो उसकी प्रस्तावना जिस तरह से बनती है,
तो प्रस्तावना को प्राथमिकीकरण करते हुए मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे जीवन में ये 5 चक्र किस तरह हमें ये 5 चक्रों को बैलेंस करना होता है। जब हम धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल ये पांचों को बैलेंस करेंगे हमारे घर में, तब जाकर हमारे घर में नेगेटिविटी दूर होगी। वास्तु दोष, वास्तु पुरुष, काल पुरुष, इन सभी की गणना अत्यंत आवश्यक है। अब बोले, अगर हम जाने कि वास्तु और वास्तु दोष और काल पुरुष और वास्तु पुरुष क्या है, तो इन सब का सिंक्रोनाइजेशन हमें एक लेवल पे लाके करना होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि दोष, पहला दोष वास्तु दोष, तो वास्तु दोष ये है, मान लीजिए आप थके हारे ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके, बहुत अच्छा काम करके घर पे आए और घर की प्रासंगिक स्थिति इस तरह की है कि घर में आते ही कलह है, घर में आते ही झगड़े हैं, घर में ही आते कुछ न कुछ आस पड़ोस का ऐसा न्यूसेंस है कि आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। या तो आप ऐसी जगह पे रहते हैं या इस तरह के वातावरण में रहते हैं कि आपको रात में नींद नहीं आती है। नींद की समस्या आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों को है। घर में एसी है, बिस्तर फर्स्ट क्लास है, बड़ा घर है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। ऐसी समस्याएं भी हैं। कुंडली में वास्तु दोष, पितृदोष और अन्य दोषों की भी बारे में बताया गया है। आज हम वास्तु दोष के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना लग्न देख लेना है कि सबसे पहले हम किस लग्न के व्यक्ति हैं। 12 लग्न होते हैं। 12 लग्न में 1, 2 ऐसे आपकी जो कुंडली बनी होगी उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 12 नंबर तक लिखे होंगे। जो उसके मुख्य भावों में ल लिख के लिखा गया है वो आपका लग्न है। उसे देख लें, फिर उसकी प्रकृति देख लें, किस तत्व की अधिकता है उसमें। अब उस तत्व को जानने के पश्चात ही आप घर का वर्णन या घर के बारे में सोचें। मान लीजिए, उदाहरणार्थ मैं आपको बता रहा हूं, मेष लग्न लेते हैं जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनता है। मेष लग्न के व्यक्ति को लग्नेश जो होता है मंगल होता है। मंगल जो होता है शूरवीरता, शौर्य का कारक है। अब जो शूरवीर व्यक्ति है उसे कैसे घर में रहना चाहिए, जहां पे हमेशा उसको वीर रस मिलता रहे। अगर शूरवीर व्यक्ति वीर रस वाले घर में रहेगा तो उसको वीर रस प्राप्त होता रहेगा। मतलब उसको अतुलित तेज चाहिए, अतुलित तेज चाहिए, जिससे कि जैसे कि जो दिया होता है ना, दिया में जितना ज्यादा तेल रहेगा उतना ज्यादा दिया जलेगा और प्रकाश फैलाएगा। तो वैसा घर उसे चाहिए, इस तरह की प्राधान्यता वाला घर उसे चाहिए। और आप मान लीजिए उसको जल तत्व वाला घर दे दें तो क्या होगा, वो व्यक्ति चार्ज नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। वो व्यक्ति जिसमें अग्नि है, जल के पास ले जाएंगे तो वो भाप बनता रहे, अपने आप में जलता रहेगा, अंदर अजीब सी घुटन होगी उसको अपने आप में। तो ऐसे व्यक्ति को आप जल प्राधान्य घर नहीं दे सकते। या धरती वाला जो धरती प्राधान्य घर है वो नहीं दे सकते हैं, वायु प्राधान्य घर नहीं दे सकते हैं, वरना वो आग और फैलती जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को हमें वैसा ही घर देना है, तो उसकी प्राधान्यता अग्नि तत्व वाले घर में होनी चाहिए, जो उसको तेज प्रदान करता रहे। तो दोस्तों, तो वो तेज कैसे मिलेगा, उसकी गणना कैसे करेंगे उसको, तो उसकी गणना हेतु मेष राशि के व्यक्ति को उसके अनुसार घर देना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम वो गणना किस चीज की जाएगी, भूमि तत्व की, मिट्टी की, धरती की, क्योंकि मंगल धरती पुत्र है। तो सबसे पहले उसे धरती की गणना करनी होगी कि वो पहली चीज तो वो मकान उसका जमीन पर है या आजकल तो फ्लैट बन रहे हैं तो फ्लैट सिस्टम में है, तो किस मंजिले पर है वो भी देखना पड़ेगा। वो मंजिल जो है वो मंगल प्राधान्य नंबर में होनी चाहिए, 9, 18, 27, 36 ऐसे होना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर जो है मंगल को प्रतिनिधित्व करता है। तो
आप देखें कि जमीन का लेवल, पहले तो जमीन आई, जमीन का लेवल समतल हो, ऊंचा नीचा खड्डा टेकरी ऐसा कुछ ना हो, बंजर कंकड़ पत्थर पथरीली जमीन ना हो, उपजाऊ जमीन हो, और जलाश मतलब जल का लेवल प्रॉपर मेंटेन हो उस जमीन में, सूखी जमीन ना हो। तो इस तरह की जमीन उसको देखनी पड़ती है। जमीन के आसपास जो वृक्ष हैं वो कटीले वृक्ष ना हो, फल वाले फलदार वृक्ष हों, छायेदार वृक्ष हों। तो वह जमीन, ऐसे घर, ऐसी जमीन पे बनाया हुआ घर मंगल मतलब मेष लग्न के जातकों के लिए अत्यंत लाभप्रद और अत्यंत सुखप्रद होता है। ऐसी जमीन पे अगर वो घर बनाएगा व्यक्ति, तो वो घर, वो जिस तरह से ऐसी जमीन में फसल उपजाऊ होगी, वैसे ही वो व्यक्ति अगर ऐसी जमीन पे अपना घर बनाता है तो उसका जीवन भी प्रोग्रेसिव होगा, प्रोडक्टिव होगा। धरती तत्व के बाद अगर हम किसी तत्व की बात करते हैं तो उसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व में है कि आपने घर तो बना दिया, उस जमीन आपने सिलेक्ट कर दी, जमीन पे घर आपने खड़ा कर दिया, लेकिन घर में छत देखनी पड़ेगी आपको कि भाई छत किस तरह की है। कहीं पतरे की छत है, प्लास्टिक की छत है, कंक्रीट सीमेंट वाली छत है, सरिया रॉड डाल के रखी हुई है, या पत्थरों से लगाई हुई छत है। उस छत के ऊपर कितने वृक्षों का छाया पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, किस तरह के वृक्ष उसे छाया दे रहे हैं, ये सारी गणनाएं उसमें करनी पड़ेंगी आपको। अगर एक फ्लोर से ज़्यादा, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, तो इसके हिसाब से मतलब छत बढ़ती जा रही है, मतलब शेडो बढ़ता जा रहा है। तो वो कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा कि वो सम संख्या में है या विषम संख्या में है। हमने भूमि तत्व के बारे में बात कर ली, आकाश तत्व के बारे में बात कर लिया। अब हम वायु तत्व के बारे में बात करते हैं। वायु प्राणवायु है, हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर में वायु तत्व की प्राधान्यता भी होती है। तो हमें ये देखना है कि हमारे घर में भी वायु तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वायु तत्व कैसे मिलेगा हमारे घर में, तो उसके लिए वेंटिलेशन देखना पड़ेगा हमें। वेंटिलेशन मतलब घर के खिड़की दरवाजे जंगले बारियां, ये सब देखना पड़ेगा हमें कि वो किस दिशा में, किस साइज में, दीवार के अनुपात में उनकी साइज क्या है, वो बाहर की तरफ खुलते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं, वो कांच के हैं, प्लास्टिक के हैं, लोहे के हैं, या किसी अन्य धातु के हैं, वो ऊपर की तरफ खुलते हैं, नीचे की तरफ खुलते हैं, साइड में खुलते हैं। वो वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन है या आमने सामने वेंटिलेशन है, इधर से हवा आ रही है और सामने निकल जा रही है, या ऊपर से आके नीचे से निकल रही है, नीचे से आके ऊपर से निकल रही है। ये व्यवस्था भी देखनी है। पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो हमारे घर में जो वायु देने वाले जो तत्व हैं, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एसी कहाँ लगा है, पंखे कहाँ लगे हैं, आजकल तो डक्ट जो है, एग्जॉस्ट डक्ट भी लोग लगा रहे हैं, वो किस तरह से, कहाँ पे किस तरह का प्रोविजन किया हुआ है। तो ये सारी गणनाएं उसमें भी आवश्यक है। इसके पश्चात अब हम आगे जाएं तो वायु तत्व के बाद जल तत्व के बारे में देखें। तो जल तत्व होता है, जैसे ही वायु हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही जल भी जीवन के लिए जरूरी है। हमारे शरीर का 70% से ज्यादा भाग जल तत्व से बना हुआ है। तो जल तत्व की हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संतुलन होना चाहिए। हमारे घर में जल तत्व के जितने सोर्सेस हैं वो प्रॉपर जगह पे हैं या नहीं है। जैसे कि आपने घर के अंदर किस कोण में क्या बनाया है, नैऋत्य कोण में क्या है, ईशान कोण में क्या है, अग्नि कोण में क्या है, वायव्य कोण में क्या है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व सभी दिशाएं आपने वास्तु के हिसाब से मेंटेन की है कि नहीं। अंडरग्राउंड पानी की टंकी आप बना रहे हैं, घर के अंदर बना रहे हैं या बाहर बना रहे हैं, और बाहर बना रहे हैं तो कहाँ बना रहे हैं, किस कोण में बना रहे हैं, दरवाजे के सामने तो नहीं है कहीं, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। या आपने जो पानी की टंकी बनाई है
वही उसके बाजू में खार कुआं तो नहीं बना दिया है? या खार कुआं और पानी की टंकी जो स्टोरेज है, उस दोनों के बीच में जगह कितनी है? और जो आपने वो खार कुआं बनाया है या पानी की स्टोरेज की टंकी बनाई है, वो उसकी ऊंचाई और अंदर की चौड़ाई, वो दोनों का समानुपात आपने बराबर रखा है कि नहीं रखा है? मतलब वो रेक्टेंगल में है या स्क्वायर में है, ये आपको देखना पड़ेगा, या गोल बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट, ये दिख सोचने और समझने में और सुनने में तो बड़ी सामान्य सी लगती हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल होता है। जमीन के अंदर नहीं है टंकी, छत के ऊपर है। तो छत के ऊपर है तो कहाँ है? बेडरूम के ऊपर है, किचन के ऊपर है, ड्राइंग रूम के ऊपर है, सीढ़ियों के ऊपर है, कहाँ है? और वो किस तरह की है, किस रंग की है, किस साइज में है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और उससे जो टैपिंग ली है, जो पाइपलाइन आपने ली है, वो किस हिसाब से कैसे आ रही है, वो देखना ज़रूरी है। किचन में पानी की स्टोरेज की व्यवस्था कहाँ है? आजकल लोग आरओ लगाते हैं, आरओ की फिटिंग कहाँ है? कहीं गैस के पास तो नहीं है? पीने का मटका वहीं गैस के बाजू में रखा हुआ है? ये सब वास्तु दोष के एकदम से पर्याप्त उदाहरण है। रेफ्रिजरेटर किचन में है या किचन से बाहर है? तो ये सारी चीज़ें, आजकल तो पीने का पानी भी फ्रिज में रखते हैं ना लोग, तो ये भी देखना ज़रूरी हो गया है। तो ये जल तत्व इतना, आजकल आप देखेंगे हर व्यक्ति जल से ही परेशान है, क्योंकि शरीर में 70% तो जल है, और जल में जो मिनरल्स लेवल या जो तत्व या जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, B12, B6, B29, दुनिया भर की चीज़ें। पहले लोग प्राकृतिक पानी पीते थे झरनों का, कोई तकलीफें नहीं होती थी। आजकल तरह तरह के पानी पी रहे हैं हम लोग, और फिर भी तरह तरह की बीमारियां लेके आ रहे हैं। प्लास्टिक या कांच जो राहु का प्रतीक है, उसमें हम पानी रखते हैं और उस पानी को हम पीते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है। तो भाई राहु वाला पर, राहु जो है चंद्र का दुश्मन है। चंद्र मतलब पानी, और आप राहु में भर के पी रहे हैं। सोचिए आपको कहाँ से सद्बुद्धि आएगी और कहाँ से आपका शरीर सुडौल और ताकतवर बनेगा। पहले के लोग मिट्टी के घड़े में रख के पानी पीते थे। मिट्टी का घड़ा पानी के साथ, आप सोचिए मिट्टी और पानी का संबंध देखिए कितना अच्छा है। चंद्र और मंगल, मंगल है वो पौरुषार्थ का कारक है, चंद्र पानी है। हमारे जो ब्लड होता है लाल होता है, जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब पानी और आयरन लौह तत्व जुड़ता है, हीमोग्लोबिन, ये सब सारे कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो पाएंगे कि हम कहाँ बीमार हैं। हम हमारे घर के वास्तु दोषों के वजह से बीमार हैं। एक बार इस चीज़ों को जरा सोचिए। जल तत्वों पे फोकस कीजिए, वायु तत्वों पे फोकस कीजिए, और ये जो तत्व हमारे जीवन में आ रहे हैं इनको समझने का प्रयास कीजिए और इनसे अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। देखिए कितनी मधुरता मिलती है आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो जल तत्व के बारे में हमने ये जाना कि जल तत्व हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, कहाँ की जल तत्व के सोर्स कहाँ रखें, जल तत्व के रिजर्वर्स कहाँ रखें, जल तत्व से जुड़े जो हमारे संबंधित सामान हैं वो कहाँ रखें। तो ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेशन में लेनी है। इसके बाद सबसे आखिरी तत्व आता है हमारा अग्नि तत्व। तो दोस्तों अग्नि भी बहुत ज़रूरी है शरीर के हिसाब से। जैसे वायु तत्व श्वास लेने के लिए ज़रूरी है, जल तत्व पानी की प्रमाणता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही अग्नि तत्व खाना पचाने के लिए ज़रूरी है। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ डाइजेशन सिस्टम की है, क्योंकि जठराग्नि काम नहीं कर रही है। जठराग्नि काम कैसे करेगी? वास्तु दोस्तों आप घर में इतने सारे लिए बैठे हो। लोहे के स्टोरेज में लोहे के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, उसमें हम अनाज स्टोर करते हैं। पहले के लोग मिट्टी के बर्तनों में अनाज स्टोर करते थे। आजकल ये सब स्टोरेज, लेकिन आप इसमें स्टोर करते हैं, लेकिन स्टोर करने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। आप सीधा अनाज को लोहे से टच मत कराइए, बीच में एक बैरिकेशन लगाइए उसी चीज़ का, कागज लग दीजिए, कपड़े लगा दीजिए, जिससे कि वो दोनों का रिएक्शन ना हो। लौह
का रिएक्शन अगर इस चीज़ से होगा तो आपको जंग, जैसे कहते हैं लोहे का पानी लगता है जंग लग जाती है, वैसी ही चीज़ें केमिकल रिएक्शन होता है उसमें और हम परेशान होते हैं। लोहे के बर्तनों में हमने खाना शुरू कर दिया है, लोहे के बर्तनों में बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, समाज जिस तरह बढ़ रहा है, जिस तरह डेवलप हो रहा है, जिस तरह चीज़ें अपनी प्रासंगिकता को लेकर बढ़ रही हैं, आधुनिकता हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा मात्रा में हावी हुई है कि हमें ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। किंतु ज़माने के हिसाब से चलने के साथ साथ अगर हम पुरानी प्रासंगिकताओं को उसके साथ जोड़ लें तो हम ज़माने के साथ भी चल सकते हैं और पुरानी चीज़ों को जोड़कर अपने आप को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं और हम अपने आप में खुश भी रह सकते हैं। तो अग्नि तत्व को हमें मेंटेन करने के लिए हमारे घरों में जो अनाज रखे जाते हैं, जो हमारे घरों में स्टोरेज सिस्टम है, जो हमारे में स्टोर हैं, जो हम साल भर जो अनाज एक बार रख लेते हैं और साल भर उसी को खाते हैं, वही खाना हम खाते हैं और हमारी जठराग्नि उसी को पचाती है। तो किचन में ये देखना पड़ेगा आपका गैस सिस्टम कहाँ है, चूल्हा किस तरह रखा हुआ है, आप किस दिशा में खड़े होकर, आपका मुख किस दिशा में रहता है आप जब आप खाना बनाते हैं तब। और आपको ये देखना होगा कि आपका खाना बनाते वक्त आपका जो ध्यान है, आपके जो विचार हैं वो उत्तम है या नहीं है। ये सब सारी गणनाएं ये सब वास्तु में ही की जाती हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर हमारे घर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो मंदिर में दीपक प्रागट्य की एक विधि होती है। वो दीपक प्रागट्य आप किस हिसाब से करते हैं, कब कब करते हैं, आपका दीपक की साइज क्या है, उसमें गोल बत्ती लगाते हैं या लंबी बत्ती लगाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, तेल का दिया जलाते हैं, सबका महत्व अलग अलग होता है। तो ये सब कैलकुलेटिव है। इलेक्ट्रिक सिस्टम हमारा जो है, विद्युत सिस्टम भी एक अग्नि का प्रकार माना गया क्योंकि वो भी एक ऊर्जा है। आप देखते होंगे शॉर्ट सर्किट से घर जल जाते हैं। तो वायरिंग सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, दीवार के अंदर, दीवार के बाहर, फिटिंग के साथ, फिटिंग के बिना, केबल टाई से बांधा हुआ या ऐसे ही खुला, किस तरह का वायर है, पैनल किस तरह से हैं, मेन जो मीटर है कहाँ होना चाहिए, मेन डीपी कहाँ होना चाहिए, सब डीपी कहाँ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। रोशनी की जो लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, पंखे हैं, ये सब कहाँ हों, ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बच्चों का स्टडी रूम, बच्चों का कंप्यूटर टेबल, ये सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ है, स्टडी रूम कहाँ है, हमारा बेडरूम किस तरफ है, अलमारी किस तरह रखी हुई है, तिजोरियाँ किस तरफ रखी हुई हैं, टेबल, सोफ़ा, कुर्सी, सारी चीज़ें कहाँ कहाँ किस तरह से हैं, सीढ़ी कहाँ लगी हुई है, सीढ़ी के नीचे क्या बनाया है। तो दोस्तों ये बहुत वाइड विषय है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके बारे में मैं एक एक तत्व और एक एक लग्न के बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी तो आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि देखिए, घर में प्रवेश करने से पहले जब आप, तो आपका वास्तु कहाँ से शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आपके सोसाइटी के गेट से आपका वास्तु शुरू होता है। आपके दरवाजे के गेट से मतलब आपके दरवाजे से गेट तक आप ध्यान, सोसाइटी के गेट से दरवाजे के गेट तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दरवाजे पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, आप ये देखिए आपका जो आपका मेन दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है, बाहर की तरफ खुल रहा है, लोहे का है, लकड़ी का है, स्लाइडिंग है, रोलिंग है, ये आपको देखना अत्यंत जरूरी है। पानी के रिसोर्सेज देख लीजिए, अंडरग्राउंड पानी की टंकी कहाँ है, नीचे नीचे किस कोने में रखी हुई है, तुलसी का पौधा जो हम लोग आगे लगाते हैं वो किस तरफ है, सीढ़ी किस तरफ है, आपकी पार्किंग की, टू व्हीलर फोर व्हीलर की पार्किंग के शेड कहाँ पर हैं, कहीं बिल्कुल दरवाजे के सामने ही तो नहीं खड़े कर दिया आपने, ये देखना भी अत्यंत आवश्यक है। आपके पेड़ पौधे लगाने की जगह किस तरफ है, सीढ़ी के नीचे आपने क्या बनाया हुआ है, दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा है वो किस तरह का है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मीटर इधर, ये सब कहाँ लगे हुए हैं, ड्राइंग रूम में सोफ़ा कहाँ है, चेयर्स कहाँ है, डाइनिंग ये टेबल कहाँ है, डाइनिंग टेबल कहाँ है, टीवी स्टैंड, टीवी फिटिंग, ये सब किस तरफ है। किचन में आप जाइए देखिए तो रेफ्रिजरेटर कहाँ है, पीने के पानी का मटका, आरओ सिस्टम, आपका जो है वॉशिंग मशीन, ये सब की व्यवस्था देख लीजिए। स्टोर एरिया में जाइए तो अनाज कहाँ कहाँ रखे हैं, किस किस तरह रखे हैं, कहीं गेहूं के बाजू में तेल तो नहीं रखा है, ये देख लीजिए।
क्योंकि किस सामान के साथ किस सामान को होना चाहिए। अब पेट्रोल के साथ अब आप माचिस की तीली रख देंगे या दिया सलाई जला के रख देंगे तो आग लगनी तय है। तो इस तरह की कहीं नेगेटिव व्यवस्था तो नहीं है, उसे आपको चेक करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे का स्टडी रूम देख लीजिए, कहीं वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके तो नहीं पढ़ रहा है, या जिस टेबल पे वो बैठा है उस टेबल में उसका पैर उसका जमीन को टच नहीं करता है, या वो जिस कुर्सी पे बैठा है वो कुर्सी की हाइट ज़्यादा है, उसका पैर जमीन को टच नहीं कर रहा है, तो बैलेंस नहीं मिलेगा उसको, सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको। वो जहाँ पढ़ रहा है पीछे दीवार है कि नहीं वो देखिए, क्योंकि जहाँ पढ़ रहा है वो पीछे ठोस चीज़ होनी अत्यंत आवश्यक है। माता सरस्वती की वंदना करता है कि नहीं, माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो वहाँ है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं ये सब चीज़ों को जानने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम कहाँ है, प्रिंटर, उसकी वायरिंग, उसके अटैच एसेसरीज, ये सब देख लीजिए कहाँ है। बेडरूम में आपका बेड किस दिशा में है। कुछ लोग हैं दो छोटे छोटे बेड को जॉइंट करके सोते हैं। बेड कभी भी जॉइंट नहीं होना चाहिए, सिंगल बेड होना चाहिए, बेड में पार्टीशन नहीं होना चाहिए। आपकी अलमारी तिजोरी किस तरफ रखी हुई है, लोहे की है लकड़ी की है, ये सब भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों ये सब थोड़ा सा मैंने आपको वाइड बताया, और अगले अंक में मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर सकूँ, लग्न वाइज, राशि वाइज और तत्व वाइज, जिससे ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और आप इसका उपयोग करके अपने जीवन को और खुशहाली भरा बना सकें। तो ये वास्तु हमारे कदम कदम पे हमें खुशियाँ देने वाला है, क्योंकि ये सब करने से हमारे घर में जो पॉजिटिव चक्र है, पॉजिटिव एनर्जी का चक्र है, वो बरकरार रहता है। जिस तरह हम कवच, आप पूजा करते हैं तो कवच पढ़ते हैं, हनुमान कवच, देवी कवच, शिव कवच, वैसे ही ये वास्तु कवच हमें बाहर की नेगेटिव एनर्जी से बचाता है और अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को सुरक्षित रखता है। घर से निकलते वक्त पॉजिटिव चार्ज होके जाइए, और शाम तक आपको नेगेटिव लोगों से फाइट करते करते, नेगेटिव काम में फाइट करते करते वो एनर्जी डाउन हो जाएगी। लेकिन फिर जब आप शाम को अपने घर में आएंगे तो फिर पॉजिटिव फील करेंगे, फिर अगले दिन के लिए वही उत्साह और वही साहस और वही सामर्थ्य होगा। कोई भी तकलीफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तकलीफ़ें तो जीवन में आती हैं, लेकिन जैसे तूफान आता है, मजबूत वृक्ष, मजबूत घर या मजबूत खंभा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती, और जो कमज़ोर होते हैं वो गिर के ध्वस्त हो जाते हैं। इसी तरह जीवन में जब दुख आते हैं तो इसी तरह से जो परिपूर्ण होकर अपने जीवन को बैलेंस करके चलता है, उसके सामने ये दुखों का पहाड़, दुखों का चक्रवात, दुखों का तूफान गुजर जाता है, लेकिन उसे किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचती और वह व्यक्ति अच्छे से इनका सामना करने में सफल होता है। तो दोस्तों मेरा ये अंक आपको पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले अंक में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।